ले बेटा जी, आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। इसमें एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके हवाले से जो अभी तक हम गुफ्तगू पढ़ते आए हैं ना कि ट्रांसपायरेशन कहाँ कहाँ पर होती है, तो कैसे कैसे होती है, और उसके बाद सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होती है। अच्छा, अगर स्टोमेटा के जरिए होती है तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के क्या मैकेनिज्म थे वो हमने पढ़ लिए थे। फिर इसी तरीके से हमने ये कहा था कि स्टोमेटा अगर ओपन होता है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज होता है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर आज का टॉपिक है ना, इट इज रिलेटेड टू बुक, तो हमें ज्यादा जो है वो यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। बेसिकली एक दो बातें जो है वो यहाँ करना जरूरी है, जिसके बाद अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा, समझ आएगा। नंबर वन, ट्रांसपायरेशन इज इम्पोर्टेंट, ट्रांसपायरेशन इज वाइटल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज अ मस्ट टू हैपन। अगर ये नहीं होती ना तो प्लांट ट्रबल में होगा। क्यों ट्रबल में होगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। याद रखिए, जो मिनरल्स हैं, सबसे पहली बात, जो मिनरल्स एंड नाइट्रेट्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो सब्सटेंसेस हैं इन्होंने पानी के जरिए एरियल पार्ट्स में जाना होता है। ये मिनरल्स और नाइट्रेट्स वगैरह जो हैं वो अपने ही ऊपर डिपेंड करते हुए प्लांट के एरियल पार्ट्स में नहीं जा सकते। ये मिनरल और नाइट्रेट्स वगैरह जो है इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी में कोई मिनरल मूव नहीं कर सकता जब तक ब्लड ना हो, और ब्लड तब तक ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमिना नहीं फॉलो कर सकता जब तक उसके प्लाज्मा में 90% वाटर ना हो, या कम से कम वाटर ना हो, तब तक ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्लड डिपेंड्स ऑन द फ्लो, या इसको एक और सेंटेंस में मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो वो क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अब आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि प्लांट्स में देयर इज नो चांस ऑफ ब्लड। मैं दोबारा बता देता हूँ, ब्लड वाली बात मैं दोबारा बता देता हूँ। ब्लड जो है उसके दो कंपोनेंट्स है ना, एक प्लाज्मा है और एक सेल है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% वाटर है। अब ब्लड अपने बेस पर, ब्लड के अपने अंदर कोई फ्लो नहीं है अगर उसके अंदर वाटर नहीं होता। कोई ऐसी चीज ब्लड में नहीं एग्जिस्ट करती जो ब्लड को फ्लो करवा सके। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल असल में अगर आप बात करते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल हमारे अंदर भी वाटर ही है, लेकिन क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज हुई हुई है, क्योंकि वो एक और फॉर्म में मौजूद है, रेड कलर में मौजूद है, लिहाजा हम उसको नेसेसरीली ब्लड कहते हैं। ब्लड फ्लो डिपेंड करता है वाटर पे। अब आपको मैं एक एक थोड़ी साइड बात, अब आपने अगर डिटेल मांग ली है तो एक बात करके उसके बाद ट्रांसपायरेशन की तरफ वापस आता हूँ। बेटा हमारी बॉडी में दो दो इवेंट्स होते हैं जो हमें तब तंग करते हैं ऑब्वियसली। एक हाइपरटेंशन है और एक हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, और हाइपोटेंशन क्या है कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए। दोनों किसकी वजह से होते हैं? अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम का क्या मतलब है? कि ब्लड डक्ट्स में जितना है उससे ज्यादा हो जाए, जितना स्टैंडर्ड है, जितना जो है वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट है उससे ज्यादा अगर ब्लड हो जाएगा तो वो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम ज्यादा कब होता है? दो चीजों की वजह से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिनमें से 90% इंपॉर्टेंट एक कौन सी चीज है? वाटर है। अगर वाटर ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में वाटर कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड थिक हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आखिरी चीज क्या है जिसपे ब्लड डिपेंड कर रहा है? वाटर है। वाटर के बगैर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। इधर आ जाइए प्लांट्स में। अब आपको पता है कि प्लांट में जाइलम सम टाइम वाटर की फॉर्म में होता है और सम टाइम प्लांट में जाइलम वाइटिश मटेरियल, जाइलम मटेरियल। जिन्हें हाइपरटेंशन है वो, जी बिल्कुल, जिन्हें हाइपरटेंशन है वो कम वाटर इनटेक करें, या यूं कह लें कि अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं वो डेली टाइम का वाटर का एक वो बना लें कि हाँ उन्होंने बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। अगर वो बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो उनका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं इस तरफ जाना चाह रहा। ब्लड वाला आर्टिकल इसी चैप्टर में आगे आना है, ब्लड प्रेशर वाला आर्टिकल आना है, उसमें डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है, यहां पर बात वरना बहुत दूर निकल जाएगी, टॉपिक से बिल्कुल हट जाएगी। प्लांट जाइलम में सम टाइम जो मटेरियल होता है वो वाटर फॉर्म में होता है, सम टाइम जो मटेरियल होता है वो वाइटिश मटेरियल होता है। ठीक है,
लेकिन उसमें भी जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस भी कंपाउंड ने रूट से लीफ तक जाना है वो किसके जरिए जाएगी, वो वाटर के जरिए जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहा कि वाटर इज पुल्ड, ये आप लोग पहले ही ये बात स्टेब्लिश करके आ चुके हैं कि वाटर इज पुल्ड अपवर्ड बाय, हाँ भाई, कौन सी फोर्स होती है? अपवर्ड बाय द फोर्स ऑफ, जी बेटा, इसको आपने नाम दिया था ट्रांसपायरेशनल पुल। जब तक ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तब तक जो वाटर है वो ऊपर नहीं आएगा। ट्रांसपायरेशनल पुल जब तक क्रिएट नहीं होगा वाटर ऊपर नहीं आएगा, विच मीन्स कि ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर ऊपर आएगा, ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर ऊपर आएगा और वो अपने साथ सारे सोल्यूबल कंपाउंड्स लेकर आएगा। अब आइए, अगर हम जो है वो थोड़ा सा पीछे वाले डायग्राम्स पे अपनी जाते हैं, तो हमने जो डायग्राम्स बनाई हुई हैं उनमें हमने क्या बात की थी? हमने इन तमाम टॉपिक्स में ये बात की थी कि ये जो ऊपर जा रहा है वाटर, ये इस डायग्राम में देखिए, जितना वाटर ऊपर जा रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, एंड दिस टेंशन इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें आपको अच्छे तरीके से पता है ट्रांसपायरेशन जो है उसके बारे में आपकी बुक एक सेंटेंस लिखती है, और यकीनन ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ये जो ऐसी चीज है जिसका इर्तकाब करना जरूरी है, या यूं कह लीजिए कि जिसको अपनाना जरूरी है। बेशक आपको पता है कि इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? इविल इसलिए है क्योंकि ये वाटर लॉस जो है उसकी वजह बनती है। इट इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, वाटर इज लॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस की वजह बनती है। ठीक है, लेकिन वही ट्रांसपायरेशन है जो अपवर्ड पुल की वजह बनती है किसी भी प्लांट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपायरेशन ज्यादा या कम होना वो प्लांट के हक में भी है और प्लांट के लिए खतरा भी है। ठीक है, अब यहां पर जो है वो असल में ट्रांसपायरेशन शुड बी इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में होना चाहिए। कंट्रोल्ड अमाउंट में अगर नहीं है ट्रांसपायरेशन तो फिर वो प्लांट के लिए खतरा है, अदरवाइज इट वुड बी हैजर्डियस। खतरा हो जाएगा, मसला हो जाएगा, प्लांट जो है वो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इट वुड बी हैजर्डियस। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपायरेशन है उसको ज्यादा या कम करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट की तरफ से आते हैं। इन्वायरमेंट की तरफ से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आते हैं, तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कल की तरह ही करते हैं, ये जो हमारी बुक का पेज है इसको हम पिक करके ले जाते हैं अपने शीट के ऊपर। जी, अब यहाँ पर आप देखिएगा बेटा कि ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर डेफिनेटली आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, ये सारी बात मैं आपसे कर चुका हूँ। इफ द ट्रांसपायरेशन इज वेरी हाई देयर वुड बी मच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, ये सारी बात मैंने अभी कर दी है। अब ये आपके सामने कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे लाइट है, ठीक है। अब एक बात ऐसा समझ नहीं आती कि लाइट कैसे इफेक्ट कर सकती है, लेकिन अभी आपने पिछले दिनों क्या पढ़ा है, अभी आपने कल ये पढ़ा है कि लाइट की वजह से, जो ब्लू लाइट की वजह से पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर जाती है, हाइड्रोजन बाहर आती है। जब पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर आती है, जब पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर आती है तो उसको फॉलो करता है वाटर, और जब उसको वाटर फॉलो करता है तो गार्ड सेल जो है वो रिजिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो यहां पर वो यही बात कर रहा है, इन द स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मच मोर एज कंपेयर टू विद दैट डिम लाइट और नो लाइट। अब देखिए जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट होगी, और खास तौर पे कौन सी लाइट की बात हो रही है यहाँ पर, खास तौर पे यहाँ पर ब्लू लाइट की बात हो रही है। जितनी स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट होगी उतना ही ज्यादा पोटेशियम जो है वो जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स जो हैं वो पोटेशियम को कौन फॉलो करेगा? वाटर, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अच्छा बेटा, ये जो टेम्परेचर है ना, इसके बारे में आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा
तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि टेम्परेचर एक तो प्लांट को ड्राई कर देगा, प्लांट के लीफ को। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो प्लांट के लिए स्वेटिंग का काम भी करती है। और स्वेटिंग स्वेटिंग का क्या इफेक्ट होता है आप लोगों को याद होगा, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में आपको समझाया हुआ है सेकंड चैप्टर में कि स्वेटिंग का क्या था, कूलिंग इफेक्ट होता है। जो ट्रांसपायरेशन होती है उसका कूलिंग या स्वेटिंग होती है उसका कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्लांट जो है वो ड्राई होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका कूलिंग इफेक्ट आना है, स्वेटिंग होनी है, प्लांट ने अपने आप को अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। दूसरा, जो हाई टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कर देगा, किसकी? काइनेटिक मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक मूवमेंट जैसे ही ज्यादा होगी तौर पर वो इंक्रीज हो, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो। द हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी। सबसे बड़ी बात, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है यानी ड्राइनेस हो जाती है। अभी जो मैंने आपको ड्राई होने का बताया ना, असल में ह्यूमिडिटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारे यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी है, इसका क्या मतलब है कि वाटर मौजूद है, लेकिन हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाती है। ये मैं पॉइंट इसलिए इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आगे ह्यूमिडिटी का पॉइंट आना है, ठीक है? ये अभी ह्यूमिडिटी हमने पढ़नी है, तो इसलिए मैं अभी इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहां पर वो बताता है कि अगर आम दिनों में अगर टेम्परेचर मुनासिब है लेकिन कोई किसी वजह से टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ना, इट इज नॉट अ पेट फिगर। ये कोई खास फिगर नहीं है, ये ऐसी फिगर नहीं है जो हर प्लांट के लिए होगी। इसको आप कहेंगे इट इज वेरिएबल। ये एक वेरिएबल फिगर है। ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अब देखें, हर जगह पर तो टेम्परेचर 40-45 जा ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे प्लांट्स होंगे जो, ये चीज जो इन्होंने बताई हुई ना, ये है असल में प्रॉपर कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा ना जिस भी जगह पे, वहां ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगी, ठीक है? 10 डिग्री, और ट्रांसपायरेशन डबल होने के साथ ही प्लांट की क्या कोशिश होगी? प्लांट की कोशिश ये होगी कि वो फौरी तौर पर स्टोमेटा को क्लोज कर दे। इसको आप कहेंगे स्टोमेटल क्लोजर। जैसे ही इतना ज्यादा होगा टेम्परेचर, प्लांट स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि किसी सूरत भी वाटर लॉस ना हो। 10 डिग्री पे आप इसको कह लें कि 10 डिग्री जो है वो ट्रांसपायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आप ऐसे कहेंगे, हर 10 डिग्री ट्रांसपायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विच मीन्स के 10 डिग्री बढ़ेगा, ट्रांसपायरेशन डबल होती जाएगी, विच मीन्स कि अब आप जो है वो ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि एक खास टेम्परेचर पे जाके, ये मैं बात कर रहा था, एक खास टेम्परेचर पे जाके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ये किन की बात हो रही है? ये गालिबन एरिड इन्वायरमेंट्स के प्लांट्स की बात हो रही है, जो खुश्क इन्वायरमेंट है ना, उनकी बात हो रही है। भाई जो सर्दियों के मौसम में है या जो विंटर एरियाज में है, ऐसे एरियाज में है जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, अब उन प्लांट्स को, जैसे एक प्लांट जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल उसके लिए ट्रांसपायरेशन है, उसको कोई हर्ज नहीं है। अब अगर उसका टेम्परेचर 25 पे चला जाता है तो वो स्टोमेटा क्लोज कर देगा। वो 45 का वेट करे, 45 का वेट करते करते तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है? तो हर प्लांट के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, और 45 तक की जो ट्रांसपायरेशन है वो उनके लिए वेरिएबल होती है। 45 से ऊपर वो स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो स्टोमेटल क्लोजर, अब आप लोगों को एक और बात यहां पता लगेगी कि स्टोमेटल क्लोजर, देखें हमने कहा था कि दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। एक तो शुगर है, दूसरा के पॉजिटिव है। लेकिन यहां से अब आपको एक और बात भी पता लग रही है कि प्लांट खुद भी स्टोमेटा क्लोज कर सकता है। प्लांट खुद भी स्टोमेटा क्लोज कर सकता है डिफरेंट जरियों से। जैसे वो पोटेशियम अगर गार्ड सेल से निकाल दे, तो पोटेशियम जैसे ही गार्ड सेल से निकलेगा उसके पीछे क्या निकल आएगा? वाटर, और गार्ड सेल्स हो जाएंगे। ये देखिए, एट हाई टेम्परेचर व्हेन लीफ स्टार्ट्स विल्टिंग अ हार्मोन रिलीज मेसोफिल सेल्स। दिस हार्मोन इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। दिस हार्मोन स्टॉप्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम इनटू गार्ड सेल्स, ओवरराइडिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर की अमाउंट को फील करते हुए, वाटर की अमाउंट को और टेम्परेचर को फील करते हुए, कुछ जो होंगे प्लांट, वो वाटर की अमाउंट और टेम्परेचर को फील करते हुए वो हार्मोन रिलीज करेंगे जो ब्लू लाइट का इफेक्ट भी कैंसिल कर देगा। नंबर टू, जो शुगर का इफेक्ट भी कैंसिल कर देगा।
और वो हार्मोन क्या कहला रहा है, वहां पढ़ा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये क्या कर रहा है, ये पोटेशियम की मूवमेंट को बंद कर देगा, वाटर जो है वो सेल में जाना बंद हो जाएगा, इवन पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, वाटर बाहर आ जाएगा गार्ड सेल से। जैसे ही वाटर गार्ड सेल से बाहर आएगा फौरी तौर पर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो ये जो है वो हार्मोन्स के जरिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लांट के हार्मोन्स हैं वो इन्वायरमेंटल इंडिकेशन से ज्यादा ताकतवर हैं। अब लाइट इन्वायरमेंटल इंडिकेशन है, जाहिर है सन से आ रही है। दूसरा, स्टार्च जो है वो भी लाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो शुगर अंदर बन रही है गार्ड सेल्स में वो भी लाइट की वजह से बन रही है। लेकिन अगर आप हार्मोन रिलीज कर देते हैं, अगर आप हार्मोन रिलीज कर देते हैं तो वो जो इफेक्ट होता है लाइट का, चाहे वो स्टार्च की वजह से हो, शुगर की वजह से हो, चाहे वो पोटेशियम की वजह से, वो कैंसिल हो जाएगा और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जी सुरेश बोलिए। ये एक्सटर्नल टेम्परेचर है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। अब ये आप खुद गेस कर सकते हैं, इसकी डिस्कशन हमारी कल भी हुई थी। वो क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, हमने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होने से स्टोमेटा, हाँ भाई बोलिए जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से स्टोमेटा बंद होंगे या ओपन होंगे? ओपन हो जाएंगे। कल हमने बात की थी कि जो पोटेशियम सेल के अंदर जाता है उसके पीछे एक स्टिमुलस क्या शामिल है कि इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो लीफ की हैं, जो लीफ का टिश्यू है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के टिश्यू में कम हो जाएगी तो पोटेशियम गार्ड सेल्स में भेजा जाएगा जिसको फॉलो करेगा वाटर और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी, अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा बंद भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो स्टोमेटा जो है वो फिर ओपन कर दिए जाएंगे और जो ट्रांसपायरेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जी ये देखिएगा, at night, cellular respiration in the absence of photosynthesis raises CO2 levels. This halts the inward transport of potassium. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है तो पोटेशियम लेवल फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोटेशियम लेवल को, पोटेशियम को अंदर जाने से रोक दिया जाता है और उसी टाइम पे स्टोमेटा जो है वो फिर मजीद ओपन नहीं रहते बल्कि क्लोज कर दिए जाते हैं। तो ये जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का इनवर्स कारण। अच्छा, इसमें अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर ज्यादा हो गई तो तो स्टोमेटा बंद होंगे यानी ट्रांसपायरेशन स्टॉप, और अगर कम हो गई तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे यानी ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सुरेश तूने क्या मैसेज पे मैसेज शुरू किए हुए? जी बिल्कुल रुबिस्को के लिए होगा। क्या, सबर कर लिया, क्वेश्चन लिख लेना, थोड़ा सा वेट कर लिया करो यार। अच्छा जी, क्या टॉपिक चल रहा था, हाँ ये, अच्छा जी यहाँ से अब हम ये वाली पिक्चर उठाते हैं। चले बता देता हूँ, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर। ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर वाले जो है ना, इसमें जिस चीज का असल में ताल्लुक है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि आपके पास ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये है आपके पास लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस के में क्या चीजें मौजूद हैं, स्टोमेटा मौजूद है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि स्टोमेटा इस वक्त करंटली ओपन है, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस के मजीद 3 सेल्स बना देते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो ये जो साइड है ये लीफ की इनसाइड है, ठीक है, और ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली लीफ से आउटसाइड है, मतलब इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट और जो लीफ की इनसाइड है उसमें जो फर्क है, जो असल में किसको स्टार्ट करवाएगा ट्रांसपायरेशन को, वो वाटर पोटेंशियल का फर्क है। देखिए, वाटर के बाहर जाने के लिए क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनना जरूरी है कि इनसाइड का जो वाटर पोटेंशियल हो वो आउटसाइड के वाटर पोटेंशियल से ज्यादा हो। इनसाइड का वाटर पोटेंशियल आउटसाइड के वाटर पोटेंशियल से यानी वेपर प्रेशर से ज्यादा हो। इनसाइड जो वेपर प्रेशर हो
वो आउटसाइड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो। ये चीज आपने एक और जगह भी पढ़ी थी। हाँ भाई, ये जो इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर है, ये एक जगह और भी पढ़ा था आपने। कहाँ पढ़ा था? हम्म। सॉरी। नहीं 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 नहीं, रूट हेयर सेल नहीं। आपने लंग्स में पढ़ा था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस में, कि अगर ऑक्सीजन अंदर लानी है ब्लड में, तो ऑक्सीजन का लेवल एयर में ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर एयर में ज्यादा होना चाहिए और ब्लड में कम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन अपने पार्शियल प्रेशर का जो ग्रेडियंट बनेगा उसके जरिए ब्लड में आ जाएगी। इसी तरीके से जो एल्वियोलर एयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ब्लड में ज्यादा होना चाहिए, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर एयर में आ जाएगी। ये हमने लंग्स वाले उसमें पढ़ा था। तो अब यहां पर देखिए, एग्जैक्टली यही, यहाँ भी यही फिनोमेना फॉलो हो रहा है। अब आप फर्ज करें कि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल, जैसे मैं वाटर पोटेंशियल के साथ आई लगा देता हूँ इनसाइड, और इस वाटर पोटेंशियल के साथ मैं ओ लगा देता हूँ आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो अब ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए, अगर वाटर पोटेंशियल इनसाइड इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल आउटसाइड, तो ऐसी सूरत में ट्रांसपायरेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर इस चीज में इजाफा हो जाता है, फॉर एग्जांपल इनसाइड जो वेपर प्रेशर है वो डबल हो जाता है आउटसाइड से, तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि जो ट्रांसपायरेशन है वो भी डबल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में, अच्छा मुझे बताइए कि बाहर अगर वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका क्या मतलब है? बाहर का एनवायरनमेंट ह्यूमिड है या नॉन ह्यूमिड है? ह्यूमिडिटी क्या होती है? जी, नॉन ह्यूमिड होगा। ह्यूमिडिटी होती है वेपर प्रेशर ऑफ एयर। जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, उसमें वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। इसको आप कहते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब उसमें कहा जाता है कि सम टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सम टाइम कम होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे इर्द गिर्द वाटर वेपर होना, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब अगर हमारे इर्द गिर्द से वाटर वेपर्स खत्म कर दिए जाएं, तो ये शायद एयर हमारे सरवाइव करने के काबिल रहे ही ना, ठीक है। एयर में हर वक्त वेपर्स होते हैं, वो ज्यादा या कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है और ह्यूमिडिटी फील नहीं होती। जैसे आजकल ये है कि फुल शाइनी सन होता है, बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, लेकिन आप जो है अगर मोटे कपड़े भी पहने हुए होते हैं, तो आपको इतनी बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी नहीं लग रही होती। उसकी एक वजह उसकी ये होती है कि बाहर ह्यूमिडिटी इतनी कम है कि आप इजीली स्वेटिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको एक कूलनेस का एहसास हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी हर वक्त स्वेटिंग कर रही होती है, हर वक्त स्वेटिंग कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है उसके ऊपर उसको हर वक्त मॉइस्ट रखना होता है, वो मॉइस्चर इवेपोरेट होता रहता है अगर बाहर वेपर प्रेशर कम हो। बिल्कुल ऐसे ही, अगर बाहर वाटर पोटेंशियल कम है, जैसे कि इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, आउटसाइड का वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंट जो है ये लेस ह्यूमिड है, ये लेस ह्यूमिड है, यानी कि इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हुआ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ अब इसमें जो ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका क्या मतलब है? प्लांट के लिए बेहतर ये है कि प्लांट के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है उसमें ह्यूमिडिटी एक हद तक हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी अगर आप जो है वो बढ़ा देते हैं, अब ह्यूमिडिटी जब आप बढ़ा देंगे तो इसका क्या मतलब होगा, जरा इस एक्सप्रेशन पे गौर कीजिएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होगा कि इनसाइड का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो रहा है आउटसाइड की निस्बत, और इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन में कमी आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी मजीद बढ़ जाती है, तो इनसाइड का वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और इनसाइड का वाटर पोटेंशियल और कम होना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब बाहर वाटर नहीं जा सकता। ये भी तो खतरनाक है ना, बाहर भी तो ट्रांसपायरेशन करनी भी तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को एक मॉडरेट ह्यूमिडिटी में सरवाइव करवाना है। ऐसा ना हो कि जो इर्द गिर्द है वो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो कि वाटर जो है वो बाहर ही ना आ सके, क्योंकि मिनरल्स ने ऊपर ट्रेवल करना है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर अंदर ही प्लांट मुरझा जाएगा। जैसे छोटा प्लांट जो है ना, उसके ऊपर ह्यूमिडिटी बहुत क्विक स्विफ्ट इफेक्ट करेगी, बहुत तेजी से इफेक्ट करेगी। मतलब ये है कि एकदम से उसमें विल्टिंग शुरू हो जाएगी। जो बड़ा प्लांट है ना, उसमें एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे में इतनी तेजी से इफेक्ट नहीं होता। वो ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इफेक्ट हो रहा होता है, और उस दौरान अगर हवा चल जाती है, तो आपको पता है कि विंड क्या करती है, बल्कि अगला फैक्टर ही विंड का है।
विंड क्या करती है, हम कहते हैं कि हब्स के मौसम में वो शदीद स्वेटिंग हो रही है, शदीद पसीना आ रहा है, जब हवा चलती है हम कहते हैं क्या मजेदार मौसम है। क्यों? क्योंकि वो एयर जो होती है वो हमारे जो विंड होती है, सॉरी एयर नहीं, जो विंड होती है वो हमारे इर्द गिर्द की विसिनिटी से वेपर प्रेशर कम कर देती है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ले जाती है, एयर बकायदा बहा कर ले जाती है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हमारे इर्द गिर्द की हवा से रिमूव होते हैं, अब हमारे इर्द गिर्द की एयर में वेपर प्रेशर कम हो गया, हमारी बॉडी पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, लिहाजा हमें फौरन पसीना आता है। बिल्कुल यही होता है जब आप पसीने से एसी में जाते हैं, खेल खेल के एसी में जाते हैं, तो इर्द गिर्द की हवा में वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, फौरी तौर पर वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो विंड जो है वो ट्रांसपायरेशन, जितनी ज्यादा विंड होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, विंड हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में मैं ये गुफ्तगू करना जरूरी समझूंगा। बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर के हवाले से एक चीज जहन में रखिए, खास तौर पे जब विंटर सीजन आता है ना, तो सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी कह लें या फ्लो कह लें, वो कम हो जाता है। जो जाइलम में वाटर का फ्लो है वो कम हो जाता है विंटर में, और जैसे ही फ्लो कम होता है ऑब्वियसली लीफ में जाना वाटर का मुश्किल हो जाएगा। ये किन इलाकों की बात हो रही है? ऐसे इलाकों की बात हो रही है जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है, जिन इलाकों में वाटर जाइलम में जम सकता है। ठीक है, सॉइल के नीचे वाटर जम सकता है, ऐसे इलाकों की बात हो रही है, हमारे इलाकों की बात नहीं हो रही। लेकिन उन इलाकों में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी क्योंकि प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया लिहाजा वो पत्ते गिरा दिए उसने, या क्योंकि प्लांट का जो है वो प्लांट अपने पत्तों में वेस्ट भी जमा करते हैं, कुछ प्लांट, सारे नहीं, वो पत्तों में वेस्ट भी जमा करते हैं, तो उन्होंने वेस्ट उस सीजन में आके लूज कर दी। नहीं, हर दफा प्लांट इस वजह से सर्दियों में नहीं पत्ते गिराता, प्लांट इस वजह से गिराता है क्योंकि उसके पास पानी बहुत कम आ रहा होता है, बहुत आहिस्ता फ्लो हो रहा होता है। अगर उस वक्त भी ट्रांसपायरेशन हो जाए तो फिर जो है वो प्लांट की जिंदगी के लिए खतरा होता है। तो प्लांट कुछ अरसे के लिए अपने पत्ते गिरा देता है और उसके बाद जब मौसम दोबारा से मुनासिब होता है तो फिर पत्ते ग्रो करता है और वहां से फिर ट्रांसपायरेशन शुरू होती है, पानी फिर ऊपर आता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर में एक तो ये है कि विंटर में सॉइल वाटर होते हुए भी ना होने के बराबर होगा क्योंकि फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉइल वाटर है ही नहीं तो फिर प्लांट क्या करता है? वैसे आप लोगों को गैस करना चाहिए ये कि अगर सॉइल वाटर ना हो तो प्लांट क्या करेगा। इस हवाले से एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बेटा ये जरा पॉइंट पे गौर कीजिएगा। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने जीरोफाइट्स पढ़े हुए हैं। जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, स्टोमेटा के लिहाज से उनके पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तो वो बहुत ही लो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, उनके जो लीफ होते हैं ना उस पर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, लो नंबर ऑफ स्टोमेटा, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो प्लांट इनमें ये वक्त पड़ने पर दे शेड देयर लीव्स, जीरोफाइट्स जो हैं शेड देयर लीव्स, ये अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। ऑब्वियसली लीफ लीफ ही क्यों गिरा रहे हैं, कोई और स्टेम क्यों नहीं गिरा रहे, या अपनी कोई शाख क्यों नहीं गिरा रहे? क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रांसपायरेशन होनी है वो स्टोमेटा से होनी है, और स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं। लिहाजा पानी कम होने की वजह से नंबर वन स्टोमेटा बंद हो सकते हैं अगर पानी बहुत कम हो जाता है। नंबर टू, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे पौधे ग्रो होंगे जिनके लीफ में स्टोमेटा कम होंगे। नंबर थ्री, अगर फिर भी पानी नहीं अवेलेबल तो चाहे स्टोमेटा कम भी हैं उन स्टोमेटा को, पत्तों को गिरा दिया जाएगा एक खास सीजन के लिए और फिर दोबारा से ग्रो किए जाएंगे। तो दोनों केसेस में ऐसा ही है, विंटर में भी पत्ते गिराए जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, परेशानी ना हो पानी की, और डेजर्ट वाले एरियाज में भी पत्ते जो है वो गिराए जाते हैं ताकि जो वाटर है उसकी परेशानी ना हो। तो ये जो आर्टिकल है ये खासा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने जो है वो, अगरचे बहुत इजी है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस देनी है बाकियों के साथ, लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। ये भी कई दफा पूछा जा चुका है।